आज हम पढ़ना लिखे शाहजहां। कुछ बताइए शाहजहां के बारे में। कोई चीज शाहजहां के बारे में कुछ तो पता होगा, बताइए। कुछ पॉइंट लिखिएगा, लिख लीजिए, पहले पॉइंट लिखिए। इसका जन्म बर्थ प्लेस लाहौर है। शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था, बर्थ प्लेस लाहौर है। इसकी पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम। जिसको ताजमहल, मुमताज महल कहा गया है, मुमताज महल। अर्जुमंद बानो बेगम को ही कहा गया है। आसफ खां की पुत्री थी, इसी को कहा गया है मुमताज महल। अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल के नाम से ये विख्यात हैं। मलिका जमानी की मुमताज महल मलिका जमानी के नाम से विख्यात हैं। इसकी मृत्यु 1666 में होती है। इसकी मृत्यु 1666 में होती है, 66 में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में, जहांगीर के लास्ट में विवाद हो गया। विवाद ये था, जहांगीर के अंत में विवाद ये हुआ था, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि जो नूरजहां थी, नूरजहां चाहती थी कि शहरयार बने मुगल बादशाह, जो इसका दामाद था। पिछली क्लास में मैंने बताया था। और आसफ खां, वो चाहता था, आसफ खां का दामाद है शाहजहां, वो चाहता था कि शाहजहां बने, ये चाहता था शहरयार बने। अब विवाद ये था कि लास्ट में आसफ खां क्या किया, कंट्रोल कर लिया। और आसफ खां, जब शाहजहां उस समय था नहीं आगरा, तो जब तक शाहजहां आता तब तक के लिए डाबर बख्श को बना दिया गया मुगल बादशाह। डाबर बख्श खुसरो खां का लड़का था, और जैसे ही शाहजहां आया, डाबर बख्श को मार के शाहजहां को मुगल बादशाह बना दिया गया। तो अगर कभी जहांगीर और शाहजहां के बीच में पूछा जाए कौन बना था, तो था डाबर बख्श। लिख लीजिएगा, जहांगीर और शाहजहां के बीच में एक व्यक्ति बना था, खुसरो खां का लड़का। उस समय के, जब तक शाहजहां गद्दी खाली न रहे, जब तक शाहजहां आ जाए, तब तक के लिए बनाया गया था डाबर बख्श को। क्लियर? तो डाबर बख्श बना, डाबर बख्श के बाद इसको बनाया गया। पॉइंट क्लियर? इसके काल में जो विद्रोह हुए, पहला विद्रोह हुआ था जूझर सिंह का, बुंदेला शासक था जूझर सिंह। और दूसरा विद्रोह हुआ था खाने जहां लोदी अफगान का। खाने जहां लोदी, ये अफगान था, इसका विद्रोह हुआ था। लिख लीजिएगा, ये पूछा जाता है, खाने जहां लोदी का विद्रोह किसके काल में हुआ था? अफगान का था, शाहजहां के काल में। दो विद्रोह शुरुआत में, पहला विद्रोह बुंदेला शासक जूझर सिंह का हुआ था। बुंदेला शासक था ये, बुंदेलखंड का बुंदेला शासक जूझर सिंह का। और दूसरा हुआ था खाने जहां लोदी का विद्रोह, अफगान का। पुर्तगालियों से भी इसका विवाद हुआ था, लिखिएगा, कुछ समय के लिए पुर्तगालियों से भी इसका विवाद हुआ था। शाहजहां के समय गुजरात और दक्षिण में एक बड़ा अकाल पड़ा था, फेमाइन आया था। लिखिएगा, शाहजहां के काल में गुजरात और दक्षिण में एक बड़ा अकाल पड़ा था, फेमाइन। इसके काल में एक बड़ा अकाल पड़ा, शाहजहां के काल में गुजरात और दक्षिण में एक बड़ा अकाल पड़ा था। इस अकाल का वर्णन अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने किया। पीटर मुंडी, अंग्रेज ट्रेडर था, पीटर मुंडी ने इसका वर्णन किया है। पीटर मुंडी,
पीटर मुंडी ने इसका वर्णन किया है। दक्षिण भारत में अभी देखिए, कल मैंने बताया था कि जहांगीर तक दक्षिण में कुछ नहीं हुआ। दक्षिण में इसने विस्तार किया। 1633 में दक्षिण भारत में अहमदनगर को मिला लिया गया। 1633 में अहमदनगर को मिला लिया गया। अहमदनगर को शाहजहां के काल में मिला लिया गया। लिखिएगा, दक्षिण भारत में विस्तार की नीति अपनाई गई और अहमदनगर को मिला लिया गया। गोलकुंडा से 1636 में इसने संधि कर ली। गोलकुंडा से जब अहमदनगर को जीत लिया तो 1636 में गोलकुंडा से एक ट्रीटी हो गई। गोलकुंडा से ट्रीटी हो गई 1636 में। इस्टेब्लिश्ड अ ट्रीटी विथ गोलकुंडा। यहीं पे एक लिखिएगा, यहीं पे था एक व्यक्ति मोहम्मद सैयद, जिसको मीर जुमला कहा जाता था। गोलकुंडा का ही था, मीर जुमला। लिखिएगा, मीर जुमला, गोलकुंडा का ही था मीर जुमला। यहाँ का वजीर था। यह शाहजहां के साथ हो गया था। इसने क्या किया था, कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट किया था। मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया था। गोलकुंडा की खार का कोहिनूर हीरा दिया था मीर जुमला ने शाहजहां को। शाहजहां के काल में लिखिए, अंतिम रूप से कांधार भारत से बाहर हो गया। फिर भारत को मिला नहीं। कांधार शाहजहां के काल में ही अंतिम रूप से भारत से बाहर हो गया। शाहजहां के काल में ही कांधार अंतिम रूप से बाहर हो गया। ये लिखिए, पॉइंट याद है कि कांधार फिर भारत को मिला नहीं। जो बाबर के समय में कांधार मुगलों के अधीन था, इसके बाद कांधार फिर कोई जीत नहीं पाया और कांधार कभी आया नहीं। तो कांधार एकदम बाहर हो गया इसके काल में। शाहजहां को लिखेगा उत्तराधिकार का युद्ध। शाहजहां के जिंदा रहते ही इसके लड़के आपस में लड़ गए और शाहजहां को उत्तराधिकार के युद्ध का सामना करना पड़ा। शाहजहां को उत्तराधिकार के युद्ध का सामना करना पड़ा, सक्सेसर वार का सामना करना पड़ा। और पहला युद्ध होता है, लिख लीजिएगा, 1658 में बहादुरपुर का युद्ध। इसके लड़के आपस में लड़ गए 1658 में बहादुरपुर, बनारस के पास है, लिख लीजिएगा, नियर बनारस, बहादुरपुर का युद्ध हुआ। रॉयल आर्मी शाही सेना थी। शाहसुजा इसका एक लड़का था, वो अपने को शाहसुजा और शाही सेना में थे, जय सिंह और सुलेमान सिकोर। लिखिएगा, शाहसुजा इसका एक लड़का था, अपने को वो बना लिया। तो शाहसुजा और शाही सेना के साथ से जय सिंह और सुलेमान सिकोर। सुलेमान सिकोर बहादुरपुर का युद्ध हुआ, जिसमें शाही सेना की तरफ से लड़ रहे थे जय सिंह और सुलेमान सिकोर, और शाहसुजा इसका लड़का था जो अपने को लड़ा। शाहसुजा पराजित हुआ। इसके बाद 15 जून 1558 को धर्मत का युद्ध हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध। बहादुरपुर के बाद धर्मत का युद्ध होता है। धर्मत उज्जैन के पास है, धर्मत। धर्मत का युद्ध हुआ, उज्जैन के पास है, धर्मत का युद्ध हुआ। लिख लीजिएगा, इसमें शाही सेना की तरफ से थे जसवंत सिंह और कासिम खां। शाही सेना की तरफ से लड़े थे जसवंत सिंह, मारवाड़ के राजा थे जसवंत सिंह और कासिम खां। और इसकी तरफ से लड़े थे औरंगजेब और मुराद, दोनों मिलकर लड़े थे, औरंगजेब और मुराद।
जिसमें शाही सेना हार गई। धर्मत के युद्ध में भी शाही सेना हार गई। यही जसवंत सिंह है, जब हार के यहां से गए तो मारवाड़ में जब अपने वतन जागीर पहुंचे तो मारवाड़ की रानी ने किला नहीं खोला था कि हारे हुए राजा के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। यही जसवंत सिंह जब अपने वतन जागीर में गए मारवाड़ में तो इनकी बीवी ने किले का दरवाजा नहीं खोला, बोला कि हारे हुए राजा के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये जसवंत सिंह और कासिम खां, धर्मत का युद्ध हुआ जिसमें ये जीत गए। इसके बाद होता है सामूगढ़ का युद्ध, 29 मई, इसी मई में क्रम याद रखिएगा, 1658 में हुआ सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध जिसमें शाही सेना और इधर थे दारा सिकोह और औरंगजेब और इधर लड़ी थी, इधर थे जो दारा सिकोह नहीं, सॉरी, दारा, अरे सॉरी, मुराद और औरंगजेब, और इधर लड़ा था दारा सिकोह। शाही सेना की तरफ से दारा सिकोह हार गया था, लिख लीजिएगा, दारा सिकोह हार गया था। औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना दारा सिकोह शाही सेना की तरफ से लड़ा और दारा सिकोह हार गया। और कहते हैं कि दारा सिकोह के भाग्य का निर्णय हो गया इसी संदर्भ में। अब देखिए क्या हुआ, अब समझिएगा, औरंगजेब के दारा सिकोह, शाहसुजा और मुराद तीनों लड़के लड़ रहे थे। अब क्या हुआ कि शाहसुजा तो पहले ही पराजित हो गया, औरंगजेब और मुराद पहले मिलके लड़े, और दारा सिकोह जो था शाहजहां के साथ था, मतलब दारा सिकोह मेन बादशाह बनने वाला था। देखिए अब समझ लीजिएगा पूरा, शाहजहां के लड़का था दारा सिकोह, शाहसुजा, औरंगजेब और मुराद। अब देखिए मुद्दा ये है कि दारा सिकोह शाहजहां के साथ था, तो दारा सिकोह, ये लोग दूर दूर थे, तो शाहसुजा ने भी अपने को बादशाह घोषित कर दिया, मुराद में भी अपने को बादशाह, औरंगजेब घोषित नहीं किया। तो शुरुआत में जो पहला उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, शाही सेना की तरफ से लड़ा गया बहादुरपुर का युद्ध, जिसमें शाहसुजा हार गया। फिर औरंगजेब और मुराद दोनों मिल गए कि हम मिल के लड़ेंगे और आधा आधा राज्य को बांट लेंगे। ये दोनों लड़े धर्मत का युद्ध, धर्मत के युद्ध में दोनों जीत गए और शाही सेना हार गई। जब ये हार गई तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ। सामूगढ़ के युद्ध में शाही सेना का नेतृत्व किसने किया? दारा सिकोह, जो मुगल बादशाह बनने वाला था। दारा सिकोह इसमें हार गया और दारा सिकोह के भाग्य का निर्णय होने लगा। जब दारा सिकोह हार गया तो ये दोनों जीते थे। औरंगजेब को लगा कि राज्य को बांटना पड़ेगा, तो धीरे से औरंगजेब ने मुराद को भी मार दिया। अब औरंगजेब अकेला रहा, तो सामूगढ़ के बाद ये भागना चालू किया दारा सिकोह, और फिर देवराई का युद्ध हुआ। देवराई के युद्ध में दारा सिकोह पूर्णतः पराजित हो जाता है। इसको दिल्ली लाया जाता है, इसकी लाश को पूरे दिल्ली में घुमाया जाता है और कुचल के, और यहीं पे औरंगजेब अपने को क्या करता है? मुगल बादशाह घोषित करता है, जबकि इसका बाप कहाँ है? आगरा में जिंदा पड़ा हुआ है। तो शाहजहां के रहते ही इसके चारों लड़के आपस में लड़ गए, जिसमें विजय किसकी होती है? औरंगजेब की होती है। तो पहला युद्ध कौन सा हुआ? बहादुरपुर का। दूसरा युद्ध हुआ धर्मत का। तीसरा युद्ध हुआ सामूगढ़ का, और चौथा होता है देवराई। देवराई ये अजमेर के पास है। दारा सिकोह और औरंगजेब के पास, जिसमें दारा सिकोह पराजित हो जाता है और यही निर्णायक हो जाता है, और फिर मुगल बादशाह बनता है औरंगजेब। तो बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, देवराई। और उत्तराधिकार के युद्ध का वर्णन देखने वाला था विदेशी यात्री बर्नियर। बर्नियर ने इस युद्ध को देखा था और मनुची युद्ध में भाग लिया था। मनुची युद्ध में भाग लिया था, बर्नियर प्रत्यक्षदर्शी था। क्लियर? पॉइंट क्लियर? तो ये चार युद्ध हुए, क्रम भी यही है, सबसे पहले बहादुरपुर, फिर धर्मत, फिर सामूगढ़, फिर देवराई।
किसी को कोई कंफ्यूजन? तो सक्सेसर वार जो है, मतलब ये शाहजहां के रहते ही शाहजहां को सक्सेसर वार का सामना करना पड़ा, और इसको इसके चारों लड़के आपस में लड़ गए, जिसमें विजय किसकी होती है? औरंगजेब की। क्लियर? अगर हम बात करें रिलीजियस पॉलिसी, लिख लीजिएगा, रिलीजियस पॉलिसी, धार्मिक नीति, शाहजहां की धार्मिक नीति। शाहजहां adopted the rigid religious policy. शाहजहां ने एक कठोर धार्मिक नीति अपनाई। दे adopted policy according to religion. शुरुआत में यह धर्म के अनुसार नीतियों को चालू किया। और देखिए पहला पॉइंट, इंडेड द सिजदा एंड पैबोस, सिजदा और पैबोस की परंपरा को समाप्त कर दिया। इंडेड द सिजदा एंड पैबोस, ट्रेडिशन ऑफ सिजदा एंड पैबोस की परंपरा को समाप्त कर दिया। क्लियर? मतलब ये क्या था सिजदा पैबोस? जैसे कि आप बादशाह के पास जब जाते हो, सिजदा करते हैं झुकते हुए जाना, बेंड होते हुए। पैबोस का मतलब होता है पैर को चूमना। इन दोनों परंपरा को इसने क्या किया? कोर्ट में समाप्त कर दिया। क्लियर? इसके अलावा क्या था, अकबर ने इलाही एरा चलाया था, इलाही संवत जिसको कहते हैं। इसने क्या किया? दे स्टार्टेड हिजरी एरा इन प्लेस ऑफ इलाही एरा। इलाही एरा के स्थान पे इसने हिजरी संवत को चालू किया था। लिख लीजिएगा, इलाही संवत के स्थान पे हिजरी संवत को चालू किया। इन प्लेस ऑफ इलाही एरा स्टार्टेड हिजरी एरा, हिजरी संवत को चालू किया। दे इम्पोज पिलीग्राम टैक्स ऑन हिंदू, हिंदुओं पे तीर्थयात्रा कर लगाया। दे इम्पोज पिलीग्राम टैक्स ऑन हिंदू, हिंदुओं पे तीर्थयात्रा कर लगाया। दे इम्पोज पिलीग्राम टैक्स ऑन हिंदू। लेकिन कुछ समय बाद लिखिए, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, बट आफ्टर सम टाइम, इंडेड द पिलीग्राम टैक्स, तीर्थयात्रा कर को समाप्त कर दिया। कुछ समय के लिए लगाया, लेकिन कुछ समय बाद इसको समाप्त कर दिया। पूछोगे क्यों समाप्त कर दिया? तो समाप्त इसलिए कर दिया कि कुछ लोग जो लिबरल थे उनके प्रभाव में आके बाद में उदार हो गए। इसका लड़का दारा सिको, जो इसका लड़का था, काफी लिबरल था। तो दारा सिको के प्रभाव में इसके एक दोस्त थे कमिद्राचार, तो इन दोनों के इन्फ्लुएंस में बाद में इसने हिंदुओं पर से तीर्थयात्रा कर हटा दिया। लेकिन शुरुआत में इसने एक रिजिड रिलीजियस पॉलिसी अडॉप्ट करने की कोशिश की। तो प्रारंभिक चरण में अब देखो तो जहांगीर और अकबर लिबरल थे, ये शाहजहां के काल से थोड़ी थोड़ी फ्लैक्चुएशन आना पॉलिसी में चालू हो गई, और इसके काल में देखते हैं तो ये थोड़ा सा कठोर इस्लामिक नीतियों को अपनाना चालू कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा क्यों किया? अगर आप देखो तो दो फेज दिखेगा, एक अकबर और जहांगीर, ये अगर देखो तो सिमिलर था, लिबरल पॉलिसी थी। लेकिन जब हम देखते हैं शाहजहां औरंगजेब को, तो पॉलिसी में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन दिखाई देती है, और शाहजहां के काल से इस्लामिक नियमों पे बल दिया जाता है। यहां तक ये कहता है कि जो स्लेव होंगे, हिंदू स्लेव मुस्लिम स्लेव को नहीं रखेंगे, मुस्लिम गुलामों को अपने घर में नहीं रखेंगे। मतलब थोड़ा सा आप देखो तो भले तीर्थयात्रा कर लगाया, बाद में समाप्त कर दिया,
मतलब इन्फ्लुएंस में दारा सिकोह या कविंद्राचार्य के इन्फ्लुएंस में समाप्त कर दिया। इस शुरुआत में इसने कठोर धार्मिक नीति अपनाने की कोशिश की। क्लियर। इलाही सम्मत को हटा दिया, हिजरी एरा चालू कर दिया, सजदा पैबोस खत्म कर, मतलब जो इस्लामिक रूल है उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। क्लियर। बट मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों करता है? क्योंकि शासक कुछ भी करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये क्या कारण है बताइए? अगर मैं आप लोगों को शुरू में ही मैंने कहा, देखिए इसीलिए कहते हैं कि हिस्ट्री रटा नहीं जाता। ये बड़ा शानदार सब्जेक्ट है, लेकिन आपको ये मैथ जैसे समझना पड़ेगा। मैंने शुरुआत किया तभी मैंने कहा, अगर आप देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने कहा कि एनेक्सेशन ऑफ अहमदनगर, मतलब मुगल बादशाह स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन इन साउथ इंडिया। अभी तक जो था अकबर जहांगीर ने एनेक्सेशन की पॉलिसी बड़े लेवल पे नहीं अपनाई, ये केवल अपने प्रभाव को दिखाना चाहते थे। लेकिन शाहजहां के काल से एनेक्सेशन चालू हुआ और अहमदनगर को मिला लिया गया। गोलकुंडा से ट्रीटी हो गई, गोलकुंडा को अपनी सुमरिपेश, मतलब ये अब सीधे सीधे फ्रंट में आ रहे हैं। अभी तक बैक में थे, लेकिन अब साउथ में क्या हो रहे हैं, फ्रंट में आ रहे हैं। अब देखो, अब जब फ्रंट में आएंगे, इसके पीछे लॉजिक क्या है? राजपूतों से जो होना था हो चुका है, अब राजपूतों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा एरिया आ चुका है। और कोई भी शासक क्या चाहेगा, साम्राज्य का विस्तार। तो अब इनके पास ऑप्शन कहां है? साउथ जाना है। और ये इस्लामिक स्टेट है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। तो जब इस्लामिक स्टेट है तो आपको दिखाना पड़ेगा ना वहां कि मैं भी इस्लामिक हूं, तभी तो ये लोग, वहां के लोग आपको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब हिंदुओं का रोल नहीं है अब यहाँ पे, तो ये अपने को दिखाना चाहते हैं जिससे यहाँ पे विरोध की संभावना क्या हो, कम हो, और अपने को दिखा सके कि मैं इस्लामिक हूं। इसलिए वो अब यहाँ से, तो ड्यू टू पॉलिटिकल, कुछ पर्सनल, जब हम जिस धर्म को मानेंगे तो पर्सनल तो फीलिंग रहेगी, लेकिन ज्यादा क्या थी, पॉलिटिकल फीलिंग थी। क्योंकि यहाँ पे आपको मुस्लिम साम्राज्य को क्या करना आना है, एक्सेप्टेंस दिलानी है, सिक्योरिटी दिलानी है। तो अगर एक्सेप्टेंस दिलाना है तो आपको थोड़ा सा इस्लामिक व्यू को दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इन लोगों को भी मनसबदार बनाना पड़ेगा, यहाँ के बड़े बड़े, जिसे राजपूतों को बनाया गया, इनको मनसबदार। अब जब बनाओगे तब देखो प्रॉब्लम का, यही समझिए पूरा मुगल समझ में आ जाएगा। जब ये नए लोग आएंगे, नए सरदार आएंगे मुसलमान, तो इनको भी अब मनसब चाहिए, बड़े बड़े पद चाहिए, इनको भी जागीर चाहिए। तो अभी तक जो मजा अकेले राजपूत ले रहे थे, अब मुस्लिम सरदार भी साउथ के चाहेंगे लेना। तो मनसब और जागीर तो वही है, तो अच्छी जागीर के लिए संघर्ष चालू होगा। भाई खेत तो वही है, अब उसमें मनसबदारों को सबको चाहिए, तो यही से क्या होगा, मनसबदारी क्राइसिस चालू होगी। अब यही क्राइसिस क्या होगा, जागीरदारी क्राइसिस में बदलेगा। और कहते हैं मुगल डिक्लाइन का यही कारण बनेगा, जो मॉडर्न आधुनिक हिस्टोरियन जो मानते हैं एनसीईआरटी, तो यही से शाहजहां के काल से धीरे धीरे मनसबदारी क्राइसिस भी पैदा होनी चालू हो गई। क्लियर। और ये थोड़ा सा रिजिड रिलीजियस पॉलिसी अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो अब देखो दो फेज है, एक अकबर जहांगीर का रहा, अब जहांगीर के बाद शाहजहां औरंगजेब का। शाहजहां औरंगजेब में अब पूरा रिलीजियस जो रिजिड पॉलिसी अपनाएगा औरंगजेब अपनाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे दक्षिण में फंसता चला जाएगा। अब इन्होंने तो शुरुआत किसने की दक्षिण में फंसाने की, शाहजहां ने। भुक्तभोगी कौन रहा, अकबर। जैसे आपके पिताजी, खूब प्रॉपर्टी है आपके पास, आपके पिताजी लोन लेके दारू शराब पीना चालू कर दिए, अलग अलग चीजों को, तो उस समय तक बेइज्जती नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी है, वो बेच के करते रहे। अचानक जब आप आए तो पूरी प्रॉपर्टी गिरवी है, आप बेचना चालू किए, तो बदनाम तो आप हुए, लड़का सब बर्बाद कर दिया। लेकिन शुरुआत किसने कर दी थी, पिताजी नहीं कर दी। तो जो कठोर, जो प्रॉब्लम की शुरुआत कर दिया था शाहजहां ने, फेस किसने किया, औरंगजेब। और औरंगजेब उसका सही सामना नहीं कर पाया, इसीलिए कहते हैं कि अकबर की नीतियों को औरंगजेब ने बदल दिया। लेकिन अगर देखोगे तो शाहजहां के काल से ही चालू हो चुका, बस औरंगजेब के सामने आया और औरंगजेब इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया। क्लियर। तो हम कहते हैं कि मुगल डिक्लाइन का कारण किसको मान लेते हैं, औरंगजेब को। लेकिन अगर रियल देखें तो प्रॉब्लम की शुरुआत शाहजहां के काल से हो चुकी है। मनसबदारी क्राइसिस का आना, यही मेन मेंस के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं अच्छे लेवल। पॉइंट क्लियर हुआ? तो जब ये साउथ में ये चालू किया तो जाहिर सी बात, तो यहाँ सिक्योरिटी चाहिए, तो इसीलिए आपने पूछा नहीं कि सर क्यों कठोर नीति चालू की, क्योंकि इतिहास में कुछ भी हवा में नहीं होता। आपने नहीं पूछा कि, मैंने बोला कि ये रिजिड रिलीजियस पॉलिसी अडॉप्ट किया, तो आपको पूछना चाहिए कि सर क्यों,
उसके पीछे का लॉजिक ये है, इसलिए उसने कठोर धार्मिक नीति चालू की। आगे औरंगजेब आएगा तो वो भी चाहेगा, क्योंकि मुसलमानों को आकर्षित करना था। अब जब जिससे आपको याद होगा, ये क्रिकेट खिलाड़ी था मोहम्मद अजहरुद्दीन, वंडर बॉय कहते थे, कलाई का बहुत अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी था, इंडियन क्रिकेट का बहुत लंबे समय तक कैप्टन भी रहा। जब फिक्सिंग में वो फंसा, मैच फिक्सिंग में, तो अभी तक वो अपने को मुसलमान नहीं समझते थे। जब फंसे तो कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। मतलब क्या था, अब इमोशन चाहिए उनको मुस्लिम का। तो कहने का मतलब ये कि जब आदमी फंसता है, हम हो तो धर्म का कार्ड खेलता है कि उसके आधार पे हमें इमोशन मिले और हमारे लोग हमको क्या करें, सपोर्ट करें। तो यही इन लोगों ने, इनके धर्म कट्टर, उससे इनको बस था अपने पॉलिटिकल, राजा हमेशा राजा होता है, उसको अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को स्टेब्लिश करना है, और रिलीजन का वो यूज करता है, क्योंकि रिलीजन ही एक ऐसा माध्यम है जब व्यक्ति इमोशनल हो जाता है। इसीलिए आज भी चुनाव में देखिए, लास्ट में आते आते धर्म और जाति मुद्दा आ जाता है, और ये ऐसे मुद्दे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे व्यक्ति तुरंत कनेक्ट हो जाता है। उसके लिए ज्यादा कुछ करने की, अभी आपको कहो भीड़ बुलाओ नहीं आएगा, अभी कहो कि इस मंदिर या मस्जिद को नुकसान हुआ है, पूरा देखिए जनता उमड़ के चल जाएगी। तो क्या होता है, इसीलिए जो राजा होते हैं वो इनका यूज करते हैं। तो जैसा माहौल होता है, जब माहौल देखें तो कट्टर धार्मिक नीति अपनाएंगे, जब माहौल देखेंगे तो उदार। राजपूत, अकबर के सामने क्या था, राजपूत थे, राजपूतों को एक्सेप्टेंस कराना जरूरी था, तो उदार धार्मिक नीति अपनाई, क्योंकि राजपूत हिंदू थे। अब राजपूतों का रोल खत्म हो चुका था, अब इनको साउथ में आना था, यहाँ इस्लामिक स्टेट थे, तो इनको इस्लाम अपने को दिखाना है कि मैं अच्छा इस्लामिक व्यक्ति हूँ, अच्छा मुसलमान हूं, इसलिए इन्होंने क्या किया, रिजिड रिलीजियस पॉलिसी को अडॉप्ट करना चालू। मतलब इसने अपनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम को रिलीजियस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इस संदर्भ में ये कट्टर धार्मिक नीति अपनाना चालू करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अब तो लिख सकते हैं ना अगर आ जाए कि क्यों ऐसा, तो उसके पीछे का लॉजिक, क्योंकि अब ये साउथ में अभी तक क्या था, अकबर और जहांगीर ने सीमित विस्तार की नीति अपनाई, सुप्रीमेसी को केवल अपनी वहां पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस पॉलिसी को चेंज कर दिया और सीधे फ्रंट में आने की कोशिश करने लगे, और अहमदनगर को क्या कर लिया, एनेक्स कर लिया। अब बीजापुर गोलकुंडा का अगला नंबर था, तो वो भी अब क्या होंगे, वो मुस्लिम है, तो अब इनको दिखाना है ना कि हम अच्छे मुस्लिम, और हिंदुओं का, इस ऐसे में इन्होंने एक कठोर धार्मिक नीति को अडॉप्ट करना। पॉइंट क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? तो इसलिए इन्होंने कट्टर धार्मिक नीति अपनाना चालू कर दिया। शाहजहां का पूरा काल यही है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। यह भी देखिए, कट्टरता में भी लगाया था कि अगर लगा दिया था कि कोई मुसलमान अगर लड़की है, वो हिंदू लड़के से तभी शादी करेगी जब वो इस्लाम कन्वर्ट, मतलब एक तरीके से कट्टर धार्मिक नीतियों को अपनाना चालू कर दिया। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग बनाया था। शाहजहां ने हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था, उसका एक ही काम था कि हिंदुओं को मुस्लिम बनाओ, मतलब अपने को एक अच्छा मुस्लिम शासक के रूप में स्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, और अकॉर्डिंग टू, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि दारा सिको जो इसका लड़का था, और लोग क्या थे, लिबरल थे, तो उनके प्रभाव में पॉलिसी बहुत तेजी से स्टेब्लिश, मतलब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। एज ए सिद्धांत के रूप में तो रही, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट बड़े लेवल पे नहीं हुई। इसे ये सब कौन किया, औरंगजेब किया, तो पूरा जिम्मेदारी किसको दी जाती है, औरंगजेब को। लेकिन यह इंटेंशन की शुरुआत करने वाला कौन है, शाहजहां। तो लिख लीजिएगा, अलग डिपार्टमेंट बनाया कन्वर्जन के लिए, हिंदू को मुस्लिम बनाने के लिए अलग डिपार्टमेंट स्टेब्लिश कराता है। पंडित जगन्नाथ हिंदू थे, इन लोग का प्रभाव था, राज कवि थे इसके, पंडित जगन्नाथ इसके दरबारी कवि थे, पोट पोएट थे, पंडित जगन्नाथ।
इसके लेखक हैं पंडित जगन्नाथ, इसके राजकवि थे। मतलब अनेक हिंदू लोग इसके दरबार में थे। इन्हीं का प्रभाव था कि ये बहुत ज्यादा कठोर पॉलिसी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। थोड़ा सा यहीं पे दारा सिकोह के बारे में लिख लीजिएगा। दारा सिकोह, दारा सिकोह शाहजहां का लड़का है ये। दारा सिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। शाह बुलंद इकबाल की टाइटल दी थी दारा सिकोह को, शाह बुलंद इकबाल। दारा को लघु अकबर भी कहा जाता है। लेनपुल ने कहा है इसको लघु अकबर भी कहा है। इसने कई हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया, लाइक भगवत गीता, योग वशिष्ठ जैसे हिंदू ग्रंथों को पर्शियन में ट्रांसलेट कराया। भगवत गीता, योग वशिष्ठ, इन ग्रंथों का पर्शियन लैंग्वेज में अनुवाद कराया। इसके अलावा, इसको लिख लीजिएगा, इसके अलावा इसने बावन उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया, पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया। इसका नाम दिया गया सिर्र अकबर। ये बहुत पूछा जाता है, सिर्र अकबर के नाम से। सिर्र अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का पर्शियन लैंग्वेज में अनुवाद कराया, सिर्र अकबर। एक इसकी बहुत फेमस बुक है मजमा उल बहरीन। मजमा उल बहरीन, जो कहते हैं मेल्ट ऑफ टू सी, दो समुद्रों का मिलन, दो सभ्यताओं का मिलन, दो सभ्यताओं का मिलन, बहुत फेमस बुक है इसकी, मजमा उल बहरीन। इसमें बताया गया कि हिंदू और मुस्लिम धर्म जो है एक ही ईश्वर को प्राप्त करने, मतलब दो सभ्यताएं दोनों एक ही ईश्वर को प्राप्त करने के माध्यम। ये है पूरा का पूरा आपका शाहजहां। जो पॉइंट याद रखिएगा शाहजहां के बारे में, जो शाहजहां सबसे पहले साउथ में अहमदनगर को मिलाता है, कांधार इसके काल में बाहर हो जाता है, फिर उत्तराधिकार के युद्ध का सामना करना पड़ता है इसको। अकबर और जहांगीर की नीतियों में फ्लक्चुएशन दिखाई देता है, कठोर धार्मिक नीति दिखाई देती है पहले की अपेक्षा। और इसके अलावा आपको पता ही है कि इसके काल में बिल्डिंगों में, एक इसके काल को लीजिएगा गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्ट कहा जाता है, स्थापत्य का स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्ट। इसके काल में संगमरमर का प्रयोग चालू हुआ बिल्डिंगों में, यूज ऑफ संगमरमर, मार्बल का प्रयोग चालू हुआ, बड़े स्तर पे मार्बल का प्रयोग चालू हुआ बिल्डिंगों में।
आपको पता है ये ताजमहल ये सब बनाने वाला यही है, इसी काल में बना। इसके काल में एक स्टाइल है जिसको कहते हैं पित्रादुरा। पित्रादुरा स्टाइल बड़े लेवल पे चालू हुआ। पित्रादुरा शैली आर्किटेक्ट की शैली है। इसमें क्या होता है, इनले ऑफ प्रीसियस स्टोन ऑन सरफेस ऑफ स्टोन, जो कह सकते हैं कि महंगे पत्थरों को जड़ा जाता है पत्थरों की जड़ पे, सतह पे महंगे पत्थरों को इनले ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन ऑन सरफेस ऑफ स्टोन, जो महंगे पत्थर होते हैं उनकी जड़ावट की जाती है पत्थरों पर, उसको कहते हैं पित्रादुरा, जिसे चपकाया नहीं जाता है सरफेस पे। तो जो महंगे पत्थर होंगे, जैसे हीरे जवाहरात, जो महंगे पत्थर होते हैं उनको क्या करते हैं हम सरफेस पे इनले जड़ देते हैं, इसको कहते हैं पित्रादुरा स्टाइल। आप जाओगे तो दिखेगा आपको। तो ये पित्रादुरा शैली की चालू करता है, संगमरमर का प्रयोग चालू करता है बिल्डिंगों में, और इसके काल को स्थापत्य के लिए जाना जाता है। कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्ट कहा जाता है इसके काल को, और तो हम आर्किटेक्ट में पढ़ेंगे। ये मतलब पूरा का पूरा शाहजहां का पीरियड रहा, शाहजहां का पूरा एक काल रहा। इसी के काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कांधार भारत से बाहर हो गया, फिर कांधार भारत को कभी मिला। क्लियर? ये रहा आपका पूरा का पूरा शाहजहां। तो अगर कोई पूछे कि अकबर और जहांगीर और शाहजहां में क्या डिफरेंस है, तो मुझे लगता है बता सकते हो कि जो सुलह है कुल की पॉलिसी है वो धीरे धीरे चेंज होने की शुरुआत हो गई, और इसके पीछे कोई भी राजा, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी काम करता है तो उसके पीछे उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, उसको और किसी से कुछ मतलब नहीं होता। पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के लिए चाहत, पहले अकबर के सामने चैलेंज था राजपूत, क्योंकि राजपूत क्या थे, फाइटर थे, तो राजपूत को रोकना अकबर के लिए चैलेंज था। तो राजपूतों को रोकने के लिए उन्होंने सुलह कुल एक ऐसी पॉलिसी चालू की जिससे उनकी इज्जत भी बनी रहे और हमारा काम भी हो जाए। इसको कहते हैं अकबर की राजपूत नीति। यही तो है, दोनों अपनी इज्जत को बचा लेते हैं, वो भी बचा लेते हैं, ये भी बचा लेता है, और अकबर को सबसे बड़ा जो चैलेंज करने वाला वर्ग था वही अकबर का सपोर्टर हो जाता है। जो अकबर को रोक सकता था इंडिया में वो थे राजपूत। अकबर एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करता है कि उस राजपूत का ही यूज करके साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। लेकिन जब वो चलता रहा, अब राजपूत पूरा एरिया हो चुका है, राजपूत का वो दिक्कत है नहीं, अब इनको और कोई भी शासक क्या करेगा, साम्राज्य का विस्तार करेगा ही करेगा। अब शाहजहां के काल में साउथ पॉलिसी में चेंज आती है, डायरेक्ट कंट्रोल करने की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, अहमदनगर को एनेक्स करते हैं, ये पूरा इस्लामिक एरिया है। तो यहाँ अपनी सुप्रीमेसी बनानी है तो आपको जाहिर सी बात है अपने को एक अच्छा इस्लामिक किंग दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पे चालू करते हैं। लेकिन देखिए एज ए प्रिंसिपल तो चालू करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में कि हिंदू भी नाराज ना हो जाए, तो ये बताते हैं, लेकिन उसके ऊपर उस पॉलिसी को बहुत ज्यादा फोर्सली इंप्लीमेंट नहीं करते, जिससे हमारा वो कट्टर चेहरा भी बना रहे और उदार भी रहे। इसीलिए देखिए, इसीलिए कहते हैं कि विरोधी मिश्रण दिखाई देता है। एक तरफ हिंदू कवि दिखाई दे रहे हैं, दारा सिकोह जैसा लिबरल व्यक्ति भी काम कर रहा है जो हिंदू मुस्लिम भाव उपनिषदों का ट्रांसलेट कर रहा है, और दूसरी तरफ मुस्लिम को, हिंदू को मुस्लिम बनाने के लिए पृथक विभाग भी बना। क्यों? क्योंकि यहां दिखाना है कि मैं एक इस्लामिक चेहरा हूं। इसका मतलब ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है, अपने पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए हो रहा है, और कोई रीजन। आई बात समझ? ये रहा आपका पूरा शाहजहां। अब आइए औरंगजेब। औरंगजेब 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 की वाइफ थी पर्शियन प्रिंसेस थी दिलरास बानो बेगम। इसकी वाइफ हैं, फारस की राजकुमारी हैं, पर्शियन प्रिंसेस हैं, दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम पर्शियन राजकुमारी हैं। इन्हीं को रबिया बीबी कहा जाता है, रबिया बीबी। इन्हीं की टोम है औरंगाबाद में, जिसको कहते हैं बीबी का मकबरा, औरंगाबाद।
जिसको ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है, रबिया बीबी। यह व्यक्तिगत रूप से रिलीजियस था, मतलब पर्सनली जो है दे बिलीव्ड ऑन रिलीजन, धर्म पे विश्वास करता था। और देयर लाइफ स्टाइल रन्स अकॉर्डिंग टू रिलीजन, और इसका जो जीवन शैली है वो भी धर्म के अनुसार थी। जो लाइफ स्टाइल था वो भी अकॉर्डिंग टू रिलीजन था। उदाहरण के लिए इसको कहते हैं जिंदा पीर, इसकी एक टाइटल है जिंदा पीर। जैसे पीर होते हैं संत, वैसा इसका लाइफ स्टाइल था। तो व्यक्तिगत रूप से ये मतलब धर्म को जिंदा पीर कहा जाता है, इसकी टाइटल है। इसको कहते हैं शाही दरवेश। ये इसके बाद इसको कहा जाता है शाही दरवेश, का मतलब होता है कि ये शाही मतलब राजा होते हुए भी संत के जैसा जीवन जीता था। तो जिसको कहते हैं जिंदा पीर, मतलब व्यक्तिगत इस्लामिक नियमों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। क्लियर? दिल्ली में राज्याभिषेक कराने वाला पहला मुगल बादशाह है, और 2 बार राज्याभिषेक होने वाला भी पहला मुगल बादशाह। लिखिएगा, दिल्ली में क्राउनेशन होने वाला भी मुगल बादशाह अकबर, पहली बार दिल्ली में राज्याभिषेक हुआ। पहला मुगल एम्परर है जिसका राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ, और 2 टाइम्स हुआ, 2 बार हुआ। तो 2 टाइम्स क्राउनेशन कराने वाला और दिल्ली में कराने वाला मुगल बादशाह कौन है? औरंगजेब। ये कई बार पूछा जाता है, यूपी पीसीएस का पेट क्वेश्चन है। जनता को कर छूट देने के लिए कई प्रकार के स्थानीय करों को समाप्त कर देता है। फॉर गिविंग टैक्स रेमेडी टू पीपुल, दे इंडेड मेनी टाइप्स ऑफ लोकल टैक्स। जनता को कर में छूट देने के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग रेमेडी टू पीपुल, दे इंडेड मेनी टाइप्स ऑफ लोकल टैक्स। ये कई प्रकार के स्थानीय करों को समाप्त कर देता है। स्थानीय करों को आबवाब कहा जाता है, आबवाब। ये लोकल टैक्स होते थे, इसमें राहदारी, पानदारी, ये सब इन करों को समाप्त करके जनता को कर में राहत देता है। लोकल टैक्स को आबवाब कहते थे। तो कई प्रकार के स्थानीय करों को समाप्त करके ये राहत देने की कोशिश करता है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो बीजापुर और गोलकुंडा को एनेक्स कर लेता है। अहमदनगर को मिलाता है, बीजापुर गोलकुंडा को ये मिला लेता है। 1686 में बीजापुर को, 87 में गोलकुंडा को ये मिला लेता है। अब यहीं से जब बीजापुर, अब देखिए यहीं से समझिएगा थोड़ा सा, बीजापुर मतलब अब दक्षिण के तीनों बड़े राज्य को औरंगजेब क्या कर लेता है? मिला लेता है। अहमदनगर को उसने मिलाया, तो उसी नीति को आगे बढ़ाते हुए अब देखिए इसका नुकसान क्या होता है। ये जो दक्षिण भारत है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये जो राज्य है, मराठों का ये क्षेत्र है। मराठे इनके अधीन काम करते थे। अब जब ये हट जाएंगे तो मुगलों का सीधे संघर्ष किससे होगा? मराठों से होगा। अब मराठे सीधे फ्रंट में आएंगे, और इस दौर में आएंगे शिवाजी। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये एरिया पहाड़ी वाला एरिया है, तो ये लोग फ्रंट में युद्ध नहीं करते थे, गुरिल्ला वार करते थे। गुरिल्ला वार क्या होता है? जैसे आप अचानक सोए हो, आप पे अटैक कर दिए, फ्रंट में आके युद्ध नहीं होता यहाँ पे। और इन लोगों को आदत थी सीधे सीधे युद्ध लड़ने की, ये यहाँ फंसते चले गए। और कहते हैं ऐसा फंसा औरंगजेब कि 1682 से 1707 तक मराठों से लड़ते लड़ते ही
जीत नहीं पाए और इसी संघर्ष में फंसते हुए दक्षिण भारत में कहते हैं कि दक्षिण ने ही औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। जैसे स्पेन ने नेपोलियन को बर्बाद किया, वैसे ही दक्षिण ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। इसीलिए याद करिए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की दक्षिण नीति क्या है? समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को जीता जरूर, लेकिन डायरेक्ट एनेक्स नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी उसने भी जीता, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश, जिन लोगों ने भी डायरेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश की बर्बाद हुए। चाहे मोहम्मद बिन तुगलक बर्बाद हुए, विजयनगर गोलकुंडा, विजयनगर बहमनी दो राज्य बने, चाहे औरंगजेब और चूंकि शाहजहां ने चालू किया, लेकिन मेन फ्रंट किस वन आया? औरंगजेब के काल में आया। तो कहते हैं कि दक्षिण ने ही औरंगजेब को बर्बाद कर दिया और 1682 से लड़ते लड़ते 1707 हो गया और कुछ हुआ भी नहीं और यही मर गए। तो दक्षिण भारत में फ्रंट में आ गए और मराठों से इनका संघर्ष चालू हो गया। 1665 में तो समझ में आया मराठे कैसे फ्रंट में आए। 1665 में जयसिंह राजपूत राजा था, मैंने आपको बताया था। जयसिंह के प्रभाव में एक संधि होती है 1665 में पुरंदर की, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ राजपूत किंग जयसिंह, जयसिंह के प्रभाव में मराठों से एक संधि होती है। जयसिंह होता है मुगलों की तरफ से, वो मराठों से शिवाजी से एक संधि करता है जिसको कहते हैं पुरंदर की संधि। और इस संधि में शिवाजी मुगल संप्रभुता को स्वीकार कर लेते हैं। इन दिस ट्रीटी शिवाजी एक्सेप्टेड द मुगल सुप्रीमेसी। इस संधि में शिवाजी मुगल संप्रभुता को स्वीकार कर लेते हैं। और ये कहते हैं कि इसमें लगभग 23 किले शिवाजी मुगलों को दे देते हैं। मुगलों को बीजापुर के खिलाफ सहायता देने की भी बात करते हैं। मतलब एक तरीके से जयसिंह की विजय थी। जयसिंह राजपूत राजा के प्रभाव में शिवाजी जो है एक तरीके से मुगलों के साथ संबंध स्टेब्लिश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए होता क्या है, जयसिंह के प्रभाव में शिवाजी औरंगजेब से मिलने आते हैं। संधि के बाद जब ये ट्रीटी हो जाती है तो मित्र हो गए। तो इस संधि के बाद, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद, जयसिंह केम इन कोर्ट ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के दरबार में। सर शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आते हैं। शिवाजी की हाइट कम थी। जब आते हैं तो औरंगजेब शिवाजी को रिस्पेक्ट नहीं करता, बेइज्जती करता है दरबार में, चूहा कहां से आ गया। शिवाजी को अपमान महसूस होता है और शिवाजी किसी तरीके से इसके दरबार से भागते हैं और इसके बाद मराठा स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई चालू कर देते हैं और मराठा राज्य स्थापित करते हैं। तो औरंगजेब के पास एक मौका था शिवाजी से संबंध स्थापित करना, लेकिन औरंगजेब शिवाजी के महत्व को समझ नहीं पाया और यहीं से मराठे मुगल फ्रंट में आके लड़ना चालू कर दिए। तो पुरंदर की ट्रीटी में एक मौका मिला था, लेकिन पुरंदर की ट्रीटी का जो मौका मिला जयसिंह के, शिवाजी उस मौके का, औरंगजेब उस मौके को भुना नहीं पाया और शिवाजी के महत्व को समझ नहीं पाया। दरबार में शिवाजी की इज्जत नहीं मिलती, मनसबदारों में पीछे बैठाया जाता, यहां तक कहते हैं चूहा कहां से आ गया। और इसी से शिवाजी दरबार से किसी तरीके से भागते हैं और फिर जाके मुगलों के खिलाफ संघर्ष चालू कर देते हैं, मराठा राज्य स्थापित करते हैं और संघर्ष चलता रहता है। इनका लड़का आता है संभाजी। हाँ, संभाजी जब आते हैं, शिवाजी के बाद संभाजी लड़ते रहते हैं। तो संभाजी जब पकड़े जाते हैं तब भी औरंगजेब के पास मौका था कि संभाजी से दोस्ती कर ले, वहां भी ये गड़बड़ी कर देता है और मराठा हर जगह लड़ना चालू कर देते हैं और इसी चक्र में औरंगजेब फंसता चला जाता है और औरंगजेब जो है बुरी तरह से 1707 में, क्लियर। तो मराठों से पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी के इंपोर्टेंस को औरंगजेब समझ नहीं पाता और यहीं से मराठा मुगल संघर्ष की शुरुआत हो जाती है, जो औरंगजेब जब तक जिंदा रहा चलता रहा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। पॉइंट क्लियर। तो दक्षिण में बीजापुर गोलकुंडा को मिलाता है, मराठों से फ्रंट में लड़ता रहता है और कोई फायदा नहीं होता, लड़ते लड़ते ही 1707 में कहानी खत्म हो जाती है। राजपूत नीति की अगर बात करें हम औरंगजेब की, तो देखिए राजपूत नीति में भी चेंज कर दिया। मारवाड़ के उत्तराधिकार के मामलों में हमने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में कि अगर राजपूतों के वतन जागीर में हस्तक्षेप नहीं करोगे तो राजपूतों से कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने क्या गलती किया, मारवाड़ के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप कर दिया और मारवाड़ में विद्रोह हो गया और विद्रोह जब तक ये जिंदा रहे चलता रहा।
तो लिखिएगा मारवाड़ के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना मारवाड़ से संघर्ष का कारण बना। और ये लास्ट तक चलता रहा। तो मैंने क्या बोला, इसीलिए कहते हैं कि अकबर ने की और राजपूत नीति को औरंगजेब ने क्या कर दिया, बदल दिया। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि राजपूतों के वतन जागीर के मामले में हस्तक्षेप करोगे तो संघर्ष होना लाजमी। होता क्या है, मारवाड़ के राजा हैं जसवंत सिंह, इनकी मृत्यु होती। देखिए औरंगजेब भी गलत नहीं था, क्योंकि ये बच्चा था, बच्चे को बनाना नहीं चाहता था, लेकिन दिक्कत ये था कि राजपूत आपके साथ हैं तभी तक जब तक आप उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करोगे। जब इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप करोगे तो विवाद होना चालू हुआ, और वही गलती इन्होंने की और 30 वर्षीय युद्ध चालू हो गया। लगातार जब तक रहे मारवाड़ का संघर्ष चलता रहा है। जसवंत सिंह अफगानिस्तान में मर जाते हैं, राजपूत राजा हैं, इनकी वाइफ इनके मरने के बाद बच्चा पैदा होता है, उसको ये लोग उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, औरंगजेब उसके लिए तैयार नहीं होता। यही मुद्दा फंसता। क्लियर। इसके काल में जो रिबेलियन, जो विद्रोह हुए, पहला विद्रोह जाटों का विद्रोह हुआ, जिसमें 3 बार हुआ। एक गोकुल था, राजा राम और चूड़ामणि, ये जाट लीडर हैं जिन्होंने विद्रोह किया। गोकुल, राजा राम, चूड़ामणि, ये जाट लीडर हैं जिन्होंने विद्रोह किया। यही राजा राम है जो अकबर के टॉम को नुकसान पहुंचाया था और उसकी हड्डी उड्डी बाहर निकाल दिया था। अकबर के मकबरे को नुकसान पहुंचाने वाला, डैमेज करने वाला राजा राम था। ये जाट लीडर थे, गोकुल, राजा राम, चूड़ामणि, जिन्होंने जाटों का विद्रोह हुआ। एक हिंदू लोग थे जो बाल मुड़वा के रहते थे, हिंदुओं का सतनामी विद्रोह भी इसी के काल में हुआ। सतनामी विद्रोह हिंदुओं का ही विद्रोह था, सतनामी विद्रोह। मुगल सिख संबंध भी खराब हुए। और गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दे दिया गया। सिखों के अंतिम गुरु गुरु तेग बहादुर को, सिखों के गुरु तेग बहादुर को इसने क्या किया, 9वें गुरु थे सिखों के तेग बहादुर, तेग बहादुर को फांसी दे दी गई और यहां से मुगल सिख संबंध खराब हो गया। तो 2 गुरुओं को, अर्जुन देव मारे गए थे जहांगीर के काल में, और गुरु तेग बहादुर मारे गए थे आपके औरंगजेब के काल में। लीजिएगा, इसने भी कठोर धार्मिक नीति अपनाई। इस्लाम के नियमों के अनुसार शासन चलाने की कोशिश की। सबसे पहले इसने क्या, देखिए शुरुआत में ही, देखिए शुरुआत में क्या करता है, इस्लामिक नियमों के अनुसार काम करता है। जैसे डिपिक्शन ऑफ कलमा ऑन क्वाइंस, सिक्कों पे कलमा खुदवाना, डिपिक्शन ऑफ कलमा ऑन क्वाइंस, इसको बंद करवा देता है।
सिक्कों पे कलमा खुदवाना बंद करवा देता है। कुरान जो कलमा होता है, कलमा को बंद करवा देता है सिक्कों पे। अब देखिए कलमा क्या है, कुरान की आयतें। अब अगर कल जैसे सिक्का का, इसके पीछे लॉजिक क्या देता है कि सिक्का अगर नीचे गिरेगा, पैर पे लगेगा तो अपमान होगा। तो सिक्कों पे कलमा खुदवाने से हिंदुओं को कोई नुकसान नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं है, बंद करवा दिए। तो शुरुआत में पहला फेज जो है, ये अपने को एक सीधा जिंदा पीर, मैंने बोला शाही दरवेश की टाइटल, एक इस्लामिक रूलर के रूप में अपने को इंप्लीमेंट करना चाहता है। नौरोज का फेस्टिवल बंद करा देता है, लिखिएगा नौरोज का त्योहार बंद करा देता है। संगीत को प्रतिबंधित कराता है। शराब पीना, जुआ खेलना, जितने भी बुरी आदतें हैं उनको समाप्त करवाता है। सती प्रथा को बंद करवाता है। सती प्रथा को पूर्ण रूप से अकबर ने कोशिश की थी, लेकिन सती प्रथा को बंद करवाया था इसने। प्रतिबंध लगाया था सती प्रथा पे पूर्ण रूप से। ये पहला फेज है। इस पहले पूरे फेज में आप देखो तो हिंदुओं को कोई नुकसान नहीं है। ये अपने को एक इस्लामिक राजा के दिखाता है, पहला फेज है। लेकिन सेकेंड फेज जब चालू होता है, आप समझिएगा, जब जाटों का विद्रोह होता है, जाट कौन है? हिंदू। सतनामियों का विद्रोह होता है, सतनामी कौन है? हिंदू। मराठों का विद्रोह होता है, मराठे कौन है? हिंदू। तो जब लगातार हिंदुओं का विद्रोह होने लगता है तो मुसलमानों को आकर्षित करने की कोशिश करता है, और अब ये क्या करता है, अपने को मुस्लिम को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। अब तो यहां से अब धीरे धीरे क्या करेगा, एक कठोर नीति अपनाना चालू करेगा, जिससे हिंदुओं पर, जिससे फॉर एग्जांपल लिखिए सेकंड फेज में तीर्थ यात्रा कर को प्रतिबंधित कराता है, पिलिग्राम टैक्स। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाता है, पिलिग्राम टैक्स लगाता है। मुसलमानों पे 2.5% सेल टैक्स, हिंदुओं पे 5% लगाता है सेल टैक्स। मुसलमानों पे 2.5%, हिंदुओं पे 5% सेल टैक्स लगाता है, बिक्री कर लगाता है। बाद में मुसलमानों पे समाप्त भी कर देता है। हिंदू त्योहारों और उत्सवों को मनाने पे प्रतिबंधित लगाता है, फेस्टिवल और जितने भी प्रोग्राम है उनको रोकने की कोशिश रोकता है। थर्ड फेज में आते आते लिखिए, तीसरे फेज में जब आता है वो मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे देता है, जजिया इंप्लीमेंट कर देता है। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाए, जजिया इंप्लीमेंट किया जाए। जजिया समझ रहे हैं ना, गैर मुस्लिम पे लगने वाला कर। जजिया हिंदुओं पे लगाने वाला कर, जजिया इंप्लीमेंट कर देता है। क्लियर? और इस तरीके से आप देखो, तो अगर आप देखो इसके को, तो पहले फेज में इस्लामिक रूल को लागू करता है। सेकेंड फेज में थोड़ा मोड़ा इकोनॉमिक हिंदुओं पे कर सके डिफ्रेंशिएट करता है, और इकोनॉमिक बर्डन हिंदुओं पे डालता है 2.5%, 5%, लेकिन बहुत ज्यादा। लेकिन थर्ड फेज जब आता है, जब हर जगह हिंदू विद्रोह होने चालू हो जाते हैं, तब मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए थर्ड फेज में मंदिर तोड़ने का आदेश देता है, जजिया इंप्लीमेंट करता है। क्लियर? जब मतलब अपनी पूरी राजनीतिक समस्याओं का समाधान धर्म के तरीके से करने की कोशिश करता है थर्ड फेज में आके, जब जजिया, मंदिर तोड़ना, इन सब का आदेश देता है। क्लियर? और कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति को औरंगजेब ने क्या कर दिया, बदल दिया। तो जो सुलह ए कुल की नीति चालू हुई थी, जो उसके परिवर्तन शाहजहां के काल से चालू हुआ, औरंगजेब ने क्यों? अगर आप देखो औरंगजेब का बैकग्राउंड, तो जाट कौन है? हिंदू। सतनामी कौन है? हिंदू। मराठे कौन है? हिंदू। चारों तरफ हिंदू विद्रोह हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आदमी किसके पास जाए?
तो मुसलमान को आकर्षित करने के लिए जजिया लगाता है कि धर्मगुरु आकर्षित हो। दक्षिण भारत में मुसलमानों के बीच अपनी, तो अंतिम कार्ड किसका खेलता है? धर्म का। इसका परिणाम क्या होता है? जो हिंदू मुस्लिम समन्वय बना था, जो अकबर के काल से, उस समन्वय धीरे धीरे क्या होता है? टूटने लगता है। और इसीलिए कहते हैं कि अकबर की राजपूत नीति को औरंगजेब ने बदल दिया। क्लियर? ये रहा आपका पूरा का पूरा औरंगजेब। कोई कंफ्यूजन, कोई इश्यू हो तो बताइए। मेंस पे पूछे तो भी लिख सकते हो, प्रीलिम्स पूछे तो भी। जितने फैक्ट है मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि आपको कैसे, अगर कोई जस्टिफाई करना हो तो कैसे करिएगा, पूरा मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया। यानी इशू, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। पॉइंट क्लियर? तो मैंने आपको शाहजहां, औरंगजेब पूरा मैंने बता दिया। मुगल सिख संबंध खराब हुए, गुरु तेग बहादुर को, 9वें गुरु को फांसी दी गई, पूरा मैंने आपको एरिया बता दिया। जब औरंगजेब मारा तो राजपूत भी नाराज थे, सिख भी नाराज थे, दक्षिण में ही संघर्ष करते करते मर गया। और यहीं के आगे अब मुगल डिक्लाइन चालू हो जाएगा। अब कोई भी आएगा तो अब इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। औरंगजेब जब तक रहा, कंट्रोल कर लिया। या औरंगजेब के बाद जो सक्सेसर आएंगे, चाहे बहादुर शाह प्रथम हो, ये सब अयोग्य होंगे। और यहीं से कंपनियां जो अभी तक केवल ट्रेड कर रही थी, इनका भी एम्बिशन क्या होगा? जगेगा। और यहीं से एक नया संघर्ष चालू होगा और ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली रूल करना चालू कर। क्लियर? ये रहा। अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन और जो इनके कल्चरल लोग हैं देखना है, पॉलिटिकल हमने आपको पूरा बता दिया। क्लियर? चलिए ठीक। कोई इशू हो, कोई मुद्दा हो तो बताइए। अब आप क्वेश्चन लगाइए, कोई, हमें नहीं लगता कोई डाउट आएगा, आए तो फिर बताइए।